चलिए तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास को। तो आज की जो हमारी क्लास है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड अकाउंटेबिलिटी पे। एक बार वॉइस चेक कर लीजिए, वॉइस ठीक है ना मेरी? जी सर। यस सर। ठीक, ओके। तो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल एंड अकाउंटेबिलिटी के ऊपर ये क्लास है आज की। तो इसके अंदर दो चीज़ें समझनी जरूरी हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल कैसे होता है, कि एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हमने कंट्रोल किया है तो वो किस किस तरीके से किया गया है। तो यहाँ पे जब हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल की, तो उसमें जो है दो कमीशन बने थे हमारे। एक फर्स्ट एआरसी, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, जो जनवरी 1966 में बना था, और एक दूसरा बना था जो 2005 में बना था। ये दो कमीशन बनते हैं। इन दो कमीशंस के थ्रू जो है हम इन चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे कि इनके अंदर क्या क्या सिफारिशें की गई थी। देखो, इनके अंदर जो सिफारिशें की गई थी, यहाँ पे क्वेश्चन कहाँ बनता है, इन एडमिनिस्ट्रेटिव्स के जो अध्यक्ष हैं, एक तो उनसे क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन आ सकता है आपका यहाँ से कि ये बने कब थे। एक क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है कि इन्होंने जो रिकमेंडेशन दी थी उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन जो है वो यहाँ से बन सकती हैं। मतलब सारी की सारी जो रिकमेंडेशंस हैं, जो सुझाव हैं, इसके जो सिफारिशें हैं, वो नहीं लागू होती हैं। कुछ चीजें लागू होती हैं, सारी नहीं लागू होती हैं। ठीक है। तो ये यहाँ पे इस चीज को हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पे किन किन चीजों का सहारा लिया गया और क्या क्या चीजें इन्होंने जो है वो की है। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो देश का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या होता है कि करप्शन होता है। ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेशन को संभालना पड़ता है। तो देश का जो लोक प्रशासन है, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, उसकी जांच करने के लिए, ठीक है, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर बहुत सारी खामियां थी और वो काम नहीं कर रहा था, तो उसकी जांच पड़ताल करनी थी कि ये कैसे काम करे। ठीक है। तो हमने क्या किया है कि उसकी जांच करने के लिए जरूरत पड़ने पर सुधार भी किए हैं और उनको दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट भी किया है। ठीक है। और उसके लिए जो है हमने कमीशन गठित किया था पहली बार, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन। ठीक है। तो इसको काम दिया गया था कि जो हमारा लोक प्रशासन है, एक तो उसकी जांच करे, दूसरा काम दिया गया कि अ, उसके अंदर क्या सुधार हो सकते हैं और किन चीजों को जो वो दोबारा बनाने की जरूरत है। ठीक है। तो इसके लिए उसको सिफारिश करनी थी कि आप क्या काम कर सकते हैं। तो जांच आयोग के रूप में पहला जो प्रशासनिक सुधार आयोग जो है वो बना था 5 जनवरी 1966 को। फर्स्ट एआरसी बोलते हैं इसको। 5 जनवरी 1966 को ये बना था। इसमें कुछ चीजें शामिल की गई कि इसको काम क्या क्या करना था। पहली चीज इसमें शामिल की गई, जो भारत सरकार है, इंडियन गवर्नमेंट है, उसका जो मैकेनिज्म है और उसकी जो प्रोसेस है और उसकी जो फंक्शनिंग है, उसको स्टडी करना था। ठीक है। इसको कहा गया कि भारत सरकार जैसे काम करती है, उसका काम करने का जो मैकेनिज्म है, यानी कि उसका जो प्रशासनिक ढांचा है, एक तो उसको देखिए। और इसकी जो प्रोसेस है प्रशासनिक ढांचे की, भारत का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी जो प्रोसेस है और उसकी जो फंक्शनिंग है, उनको आपको क्या करना है, देखना है कि ये काम कैसे कर रही है, आपको एनालिसिस करना है उसका। ठीक है। फिर दूसरी चीज ये देखनी थी कि हर एक लेवल पे, सभी सत्रों पर जो प्लानिंग का हमारा मैकेनिज्म है, ठीक है, यानी कि हर एक स्तर पे जो हम प्लानिंग करते हैं काम करने की, वो हमें देखनी थी। ये पहलू शामिल कर रही, मतलब जितनी भी बातें शामिल की हम उनके ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो भी चीज देखी गई कि यहाँ पे जो है वो प्लानिंग कैसे की जाती है काम करने के लिए। हर एक विभाग जो है, हर एक एडमिनिस्ट्रेशन जो है, हर एक डिपार्टमेंट जो हो कैसे काम करता है, हर सत्र पे जांच करनी थी ये। मतलब कि हाई लेवल पे भी, मिडिल लेवल पे भी और लोवेस्ट लेवल पे भी, हर एक सत्र पे, यानी कि कर्मचारी जितने भी काम करते हैं उन सभी की जांच करनी थी इस एडमिनिस्ट्रेशन को। ठीक है। उसके बाद जो सेंटर स्टेट रिलेशन है, वो कैसे काम कर रहे हैं, वो उनके बीच में रिलेशन जो बने हुए हैं, उन सेंटर स्टेट रिलेशन को समझाना था इसे। और उसके लिए इनको सुझाव देना था कि क्या किया जा सकता है, क्या खामियां चल रही हैं, क्या सुधार की जरूरत है। ठीक है। और भविष्य में हम किस तरीके से सेंटर स्टेट रिलेशन को बनाए रख सकते हैं, वो इसके लिए इनको सुधार करने थे। फिर हमारा जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, यानी कि देश का जो बजट, जो वित्तीय लेन देन है, ठीक है, हम जो फाइनेंस खर्च करते हैं, उसको हमें देखना था कि हम कहाँ पे कैसे पैसा खर्च करते, कहाँ से कितना पैसा आ रहा है, कुछ नए रिसोर्स हो सकते हैं क्या, एडमिनिस्ट्रेशन इसके अंदर क्या सुविधा कर सकता है,
ठीक है, वो चीज यहाँ पे देखनी थी। फिर कर्मिक प्रशासन हमें देखना था। ठीक है, यानी कि हमारा जो काम करने वाला जो विभाग है, ठीक है, पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं इनको। तो इस एडमिनिस्ट्रेशन को हमें चेक करना था कि पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करते हैं। फिर इकोनॉमिक जो प्लानिंग थी इंडिया की, इकोनॉमिक प्लानिंग यानी कि आपको प्लानिंग कमीशन तो पता ही है। ठीक है, उस प्लानिंग कमीशन को समझना था हमें यहाँ पे, यानी आर्थिक प्रशासन जिसे हम कह रहे हैं, यानी कि इंडिया का इकोनॉमिक रिसोर्स हमें पता करना था, सारी की सारी चीज। देखो आपको लग रहा है कि वित्तीय प्रशासन ये है, वित्तीय प्रशासन में यानी कि यहाँ पे बैंकिंग लेन देन भी हो सकते हैं, फाइनेंशियली जो एक्टिविटी जो हम करते हैं, जैसे एसबीआई है, ठीक है, रिजर्व बैंक है, या फिर एलआईसी था, ये जो कंपनियां काम करती थी फाइनेंस के लेवल पे, उनकी बात हो गई। आर्थिक प्रशासन में होता है कि जो इकोनॉमिक पॉलिसी जो बनाई जाती है सोसाइटी के लिए, जो काम करते हैं इकोनॉमिक पॉलिसी से रिलेटेड चीजें जांच करनी थी। ठीक है, इसके बाद काम करना था इसको राज्य सत्र पर प्रशासन, यानी कि जो स्टेट लेवल पर एडमिनिस्ट्रेशन है उसको देखना है वो कैसा है, उसके अंदर क्या चीजें की जा सकती हैं, और उनकी जो डिमांड है उनको कैसे पूरा किया जा सकता है। स्टेट्स की अपनी डिमांड रहती थी। फिर जैसे जिला प्रशासन, ठीक है, जिला प्रशासन की भी इसको जांच करनी थी कि जो एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कैसे मैनेज किया जाए, कि जो आईएएस हैं आईपीएस है वो कैसे काम करते हैं, तहसीलदार हैं नायब तहसीलदार हैं एसडीएम है वो कैसे काम करेंगे। ठीक है, फिर उनके नीचे की हायरार्की कैसे काम करेगी, वहां पे जो जुडिशरी सिस्टम हो वो कैसे काम करेगा। ठीक है, निगम बना रखे हैं वो कैसे काम करेंगे। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे इन चीज़ों की जांच करनी थी। फिर इंडिया का मतलब कि जो एग्रीकल्चर एडमिनिस्ट्रेशन है, एग्रीकल्चर के बारे में देखना था कि इंडिया का एग्रीकल्चर क्या काम करता है, एग्रीकल्चर को कैसे ठीक किया जाए, एग्रीकल्चर को कैसे प्रमोट किया जाए, जो खामियां हैं उनमें कौन कौन सी खामियां जो है वो प्राइमरी हो सकती हैं जिनको ठीक करने की जरूरत है। फिर ये था कि जो देश के सिटीजन हैं उन सिटीजन के लिए जो है हमें रीडरशल के लिए कुछ काम करने, यानी कि जो शिकायतें हैं, लोग शिकायत करते हैं कि हमें प्रशासन से ये दिक्कत है, ये काम नहीं हो रहा है, इसके लिए सही सुविधा नहीं है, अच्छे से काम नहीं करते कर्मचारी। ठीक है, और तो लोग शिकायतें करते हैं, उन शिकायतों का निपटान कैसे किया जाए, वो शिकायतों का समाधान कैसे किया जाए, उसके लिए क्या मैकेनिज्म हो सकता है, उसके लिए हम क्या तैयारियां कर सकते हैं, उसके लिए जो है हमने किस किस तरह की जो चीजें हैं वो लागू करनी चाहिए, कौन सी एजेंसी बनाई जा सकती है जो लोगों की शिकायतों का निवारण कर सके। जैसे कि हम देख सकते हैं कि लोगों की शिकायतों के लिए हमने क्या चीज बनाई थी, हमने लोकपाल बनाया, 2013 में एक लोकपाल कानून आया, और फिर 2019 से पहले जो उसको नियुक्त भी कर दिया गया। ठीक है, हमने आरटीआई बनाया, सिटीजन चार्टर बनाया। ठीक है, ये सब चीजें जो हैं ये सारी की सारी लोगों की शिकायतों को दूर करने के लिए चीजें बनी हुई हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं इसकी ढांचागत स्थिति के ऊपर, यानी कि इसका स्ट्रक्चर कैसे, जो फर्स्ट प्रशासनिक सुधार आयोग था, फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो बना, इसमें जो सबसे पहले शुरू में थे इसके अध्यक्ष जो बने थे वो बने थे मोरारजी देसाई। ठीक है, ये उस समय पे सांसद होते थे, मोरारजी देसाई जो है वो सांसद होते थे। उसके बाद जो है इनकी अध्यक्षता में बना, शुरुआत यहाँ से हुई, उसके बाद इसका जो अध्यक्ष है वो बना दिया गया श्री के हनुमंत्या। के हनुमंत्या लिख लेना इसको, के हनुमंत्या। के हनुमंत्या ये भी सांसद थे। इनको हटा दिया गया। क्यों हटाया? क्योंकि मोरारजी देसाई जो हैं वो उस समय पे देश के उप प्रधानमंत्री बन गए थे। ठीक है, उप प्रधानमंत्री बन गए थे, उप प्रधानमंत्री बनने के कारण जो है इनको ये पद छोड़ना पड़ा, और इनकी जगह पे जो है वो के हनुमंता जो हैं वो इसके अध्यक्ष बनते। तो यहाँ पे दो अध्यक्ष बनते, शुरू में बनते हैं श्री मोरारजी देसाई। यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। ठीक है, हमने जो ये सारी बातें की हैं यहाँ से भी जो है हम इसको जरूर ध्यान रखें, ये बहुत सिंपल चीजें, ज्यादा मुश्किल नहीं है। यहाँ से आप अनुमान भी लगा लेंगे किन किन चीजों की जांच करने के लिए, लगभग सारी चीजें आ जाती हैं इसके अंदर। क्वेश्चन आना यहाँ से मतलब कि अ, हो भी सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कि ना भी आए। इसके अंदर से क्या क्या किन चीजों पे काम करना था, यहाँ से ना भी आए क्वेश्चन, लेकिन क्वेश्चन यहाँ से जरूर आ सकता है, कब आया था ये कमीशन। ठीक है, फर्स्ट एआरसी कब आई थी, फिर इसके अध्यक्ष कौन थे शुरू में, उसके बाद कौन बने। ठीक है, अध्यक्ष मोरारजी देसाई क्यों हटे, ये बात भी आ सकती, क्यों उप प्रधानमंत्री बन गए थे। फिर इसके अंदर कुछ और सदस्य थे, इसके साथ में जो है चार सदस्य और भी थे इसके। ठीक है, 4 मेंबर और भी थे। एक मेंबर थे श्री एच सी माथुर, एच सी माथुर, ये सब नाम याद होने चाहिए आपको। एच सी माथुर जो हो वो सांसद थे उस समय पे। श्री जी एस पाठक ये भी सांसद थे। ठीक है, श्री एच वी कामंद ये भी सांसद थे। ठीक है, इसको बीच में दिया नहीं गया, स्पेस नहीं दिया गया, तो यहाँ पे इसको अलग कर लेना, एच वी कामंद। ठीक है, फिर श्री वी शंकर, आईसीएस अधिकारी थे ये, सदस्य सचिव।
ठीक है। ये इसके सचिव बनाए गए थे, सेक्रेटरी बने थे ये। ठीक है। फिर है श्री वी शंकर, आईसीएस सदस्य सचिव, ये भी यहाँ पे सेक्रेटरी के रूप में काम कर रहे थे। ठीक है। तो ये कुल मिलाकर के जो है आईसीएस अधिकारी दो शामिल किए गए, दो जो है सांसद शामिल थे साथ में, और जो एक अध्यक्ष शामिल था जो वो भी सांसद थे। तो ये 5 लोगों की जो है 6 लोगों की जो है ये कमेटी बनी थी। ठीक है। 5 जो है, 2 3 4 5, 5 सदस्य ये थे, और साथ में जो है एक सदस्य था जो अध्यक्ष था। तो कुल मिला के 6 सदस्यीय कमेटी थी ये। ठीक है। आयोग की जो है मतलब जो कमीशन बना था, अपनी स्वयं की उसको कुछ छूट दी गई, यानी कि जो कमीशन बना उसको कुछ छूट दी गई। छूट ये दी गई कि वो स्वयं की प्रोसेस को तैयार कर सकता है, यानी कि अपनी प्रोसेस, वो काम कैसे करेगा, कब करेगा, उसकी प्रक्रिया, उसकी प्रोसेस जो ये खुद तैयार करेगा। ठीक है। उसमें कौन सी जो कमेटी जो उनको शामिल करेगा, कौन से सलाहकार जो हैं उनको ये उसमें अपॉइंट कर सकता है, ये उसको अधिकार दिए गए कि वो जो है काम करने की प्रोसेस को डिसाइड कर सकता है। जो समितियां उसको बनानी है, कौन कौन सी समितियां क्या काम करेंगी, कौन कौन सी, मतलब कि एक कोई कमीशन बनता है तो वो कमेटियां बना के काम करता है। ठीक है। तो वो कमेटियां बनाने का उसको अधिकार दिया कि अपनी मर्जी से बनाएगा वो। फिर साथ में कि उसके सलाहकार कौन होंगे, वो इसको पूरे अधिकार देगी, अपने सलाहकार आप खुद नियुक्त कर लेना, सरकार नहीं करेगी। ठीक है। अपने अधिक उसको खुद के अधिकार दिए गए ये नियुक्त करने के लिए। ठीक है। तो आयोग ने जो है इसके साथ में आयोग ने एक काम और भी किया, उसने स्टडी ग्रुप बनाया था एक। ठीक है। एक रिसर्चर ग्रुप बना लीजिए या स्टडी ग्रुप बना लीजिए, उसके अंदर 20 लोग शामिल किए, 20 अध्ययन दल। ठीक है। 20 अध्ययन दल बनाए थे उसने, मतलब कि स्टडी के लिए 20 ग्रुप तैयार किए उसने। 13 कार्यदल, यानी कि जो फंक्शनल वर्क करने वाले जो ग्रुप थे। ठीक है। एक्शन ग्रुप जिनको आप कह सकते हैं, ये एक्शन 13 एक्शन ग्रुप जो है इसमें शामिल किए। एक टास्क फोर्स जो वो इसने इसके अंदर शामिल की। देखो, ये चीजें तो हैं, ये तो आ सकती हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि इनको क्या क्या अधिकार थे, लेकिन आई नहीं है आज तक। ठीक है। लेकिन ये जो चीजें हैं ये भी आज तक नहीं आई हैं। लेकिन ये याद रखने की, ये फैक्चुअल चीज है, तो कहीं भी पूछी जा सकती है। अपनी टास्क फोर्स का इन्होंने गठन किया। फिर जो ये कार्यदल है, 13 कार्यदल जो बनाए थे, कार्यदल को क्या काम था, पहली चीज तो है कि जो विशिष्ट एजेंसियां हैं और जो संगठन है, जैसे कि सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, डाक, टेलीग्राफ, बीमा, आयकर, पुलिस, विकास नियंत्रण और नियामक संगठनों का विस्तृत अध्ययन किया। मतलब कि ये जो कार्यदल बनाए गए, 13 कार्यदल जो बनाए गए थे, इन्होंने जो बनाई अपनी कमेटी के लिए, मतलब कि जो एक्शन ग्रुप थे जो, उनको जो बनाया गया, ये इन ग्रुपों ने किस चीज की जांच की थी, किस चीज का अध्ययन किया, इन्होंने जो स्टडी की, किस चीज के बारे में जानकारी निकाली, वो निकाली जो एजेंसियां हैं गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट के जो संगठन हैं, जो सीमा शुल्क लगते हैं, यानी कि जो बॉर्डर टैरिफ कह सकते हैं वो। ठीक है। फिर सेंटर के जो प्रोडक्ट है, सेंटर जो प्रोडक्ट्स के ऊपर जो शुल्क लगाती है, जो पैसा लगा, मतलब कि जो उसके ऊपर टैरिफ लगाती है, वो चीजें जांच की। डाक, यानी कि पोस्ट की, पोस्टल ऑर्डर जो हैं उनके बारे में इन्होंने जानकारी निकाली। फिर दूसरी चीज की जो टेलीग्राफ है उनके बारे में जो इन्होंने स्टडी की, जो लाइफ इंश्योरेंस है उसके बारे में स्टडी की, इनकम टैक्स के बारे में स्टडी की, पुलिस के बारे में स्टडी की। ठीक है। डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में स्टडी की। फिर कुछ जो हमारे संगठन होते हैं, अ, नियामक संगठन का मतलब होता है कि जो गवर्नमेंट ने बना रखे हैं वर्किंग के लिए। ठीक है। उन संगठनों की जांच पड़ताल, उनका उनकी स्टडी की इन कार्यदलों ने। ठीक है। फिर इसने इन्होंने जो स्टडी की थी उससे क्या है कि इन्होंने अपनी 20 रिपोर्ट पेश की थी। 20 रिपोर्ट इन्होंने निकाल के दी। तो नागरिकों ने जो है उसमें 20 रिपोर्ट्स में क्या क्या चीजें शामिल की थी। पहली रिपोर्ट जो थी, पहली रिपोर्ट में थी कि जो सिटीजन हैं देश के, उनकी जो शिकायतें आती हैं उनको कैसे ठीक किया जाए। ठीक है। रिडर्सल, ये कह सकते हैं कि उनकी जो शिकायतें हैं, उनकी जो दिक्कतें हैं, उनको कैसे ठीक किया जाए। पहली रिपोर्ट ये थी कि हम क्या क्या सुझाव दे सकते हैं उसमें। फिर योजना के लिए, प्लानिंग के लिए दिया गया कि योजना कैसे बनाई जा सकती है, कैसे काम किए जा सकते हैं, और क्या कैसे चल रही हैं योजनाएं। फिर जो हमारे पब्लिक सेक्टर के जितने भी कंपनी हैं या फैक्ट्री हैं जो काम करती हैं, पब्लिक सेक्टर के जितने भी उपक्रम लगा लीजिए, यानी कि पब्लिक सेक्टर के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, फैक्ट्री जो भी काम करती हैं, उनके बारे में तीसरी रिपोर्ट थी। चौथी रिपोर्ट थी फाइनेंस के बारे में, ऑडिट के बारे में और अकाउंट्स के बारे में। ठीक है। उनका जो फाइनेंस है, अकाउंट्स हैं और ऑडिट है, उसके बारे में फोर्थ रिपोर्ट थी। उसके बाद थी
जो प्लानिंग कमीशन है, यानी कि प्लानिंग का जो मैकेनिज्म है उसके बारे में, ये फाइनल है, ये फाइनल रिपोर्ट थी, अंतिम रिपोर्ट थी। ठीक है, फिर इसके बाद जो इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ठीक है, हमारा जो फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन था उसके साथ में जो है हम जो पॉलिसी बनाते हैं, इकोनॉमिक पॉलिसी जो तैयार होती हैं, आर्थिक प्रशासन जो वो तैयार करना है, उसके बारे में रिपोर्ट। चीजें वही आएंगी जो इनको कहा गया था काम करने के लिए, रिपोर्ट भी उसी तरीके की आएंगी। तो भारत सरकार के प्रति मतलब कि कार्य प्रक्रिया तंत्र, यानी कि भारत सरकार जो काम करती है और उसके जो काम करने वाले जो मैकेनिज्म है, उसकी जो एक्शन ग्रुप हैं, उसकी जो फंक्शनिंग है गवर्नमेंट की, उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट थी। फिर जो लाइफ इंश्योरेंस है जो उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट थी। देखो आपको लगेगा कि कौन सी रिपोर्ट में कहाँ पे क्या नहीं पूछी जाती है, ऐसे कि 20 की, सिर्फ ये याद रखना है कितनी रिपोर्ट दी थी, 20 रिपोर्ट दी थी। उसमें आपको जरूरी ये है कि पहली दूसरी ये कुछ रिपोर्टें याद करनी होती हैं। फिर ये बताना था कि कौन सी रिपोर्टें दी थी। ऐसा ना हो कि पेपर में पूछ लिया जाता कि 4 ऑप्शन दे देंगे, 4 ऑप्शन में क्या क्या है कि दोनों ऑप्शन बाद में देंगे, पहले ये दे देंगे कि इनमें से जो है 4 रिपोर्ट लिख देंगे कि बताइए फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने कौन सी रिपोर्ट दी थी। ठीक है, तो उसमें से कोई एक ऐसी भी हो सकती है जो ना दी हो और 3 दे रखी हो, तो ऑप्शन में लिख के दे देंगे कि 1 2 3, 2 1, ठीक है, और 1 3, या फिर 1 3 के बजाय ये भी कर दें कि भाई 1 और 2, इस तरीके से कर दें। वो ऐसे घुमा सकते हैं इस चीज को। फिर जो है यूटी और नेफा का प्रशासन जो है, यानी कि यूटी जो यूनियन टेरिटरीज हैं और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर है जो, अ, उसके बारे में यहाँ पे बात की गई कि वो कहाँ पे वो कैसे काम करता है उसका। ठीक है, फिर यही कर्मिक प्रशासन के बारे में, फिर वित्तीय और जो प्रशासनिक पावर है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर है, उनका कैसे काम किया जाना चाहिए, वो कैसे काम करेंगे उनके बारे में। फिर सेंटर स्टेट रिलेशन के बारे में, फिर स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। ठीक है, फिर जो छोटे एरिया हैं, ठीक है, डोमेस्टिक एरिया हैं जो, उनके बारे में बात की गई, रेलवे के बारे में रिपोर्ट दी गई, कोषागार यानी कि हमारी जो ट्रेजरी है उसके बारे में बात की गई, फिर भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि हमारा जो आरबीआई है उसके बारे में एक बात की गई, फिर डाक और टेलीग्राफ इसके बारे में एक रिपोर्ट थी, फिर वैज्ञानिक विभाग ये रिपोर्ट थी। यही रिपोर्ट आपको ये देख लेना कि इन 20 रिपोर्ट में आपको सिर्फ इनके नाम ही याद रखने हैं, सिर्फ नाम याद रखने हैं, आपको कुछ नहीं पढ़ना है इनसे ज्यादा अलग कि कुछ और पढ़ना है। ठीक है, तो जो ये 20 रिपोर्ट दी गई ना, इन 20 रिपोर्ट के अंदर कुल मिलाकर के 537 सिफारिशें थी। आपको याद रखनी, ये चीज याद रखने की है, ये चीज याद रखने की है। आपको इसमें नहीं देखना 537 कौन सी सिफारिश थी, वो नहीं, यहां जरूर याद रखनी है कि 20 रिपोर्टों के नाम जरूर होने चाहिए आपको याद, कौन कौन सी रिपोर्ट थी। बहुत सिंपल है, आप कुछ चीजें तो अपने आप ही याद हो गई होंगी साथ ही साथ में कि सेंटर स्टेट रिलेशन हो गए, ठीक है, रेलवे हो गया, ट्रेजरी हो गया, रिजर्व बैंक हो गया, डाक हो गया, टेलीग्राफ हो गया, वैज्ञानिक जो साइंटिफिक डिपार्टमेंट है उनके बारे में हो गया, यूटीज हो गए, नेफा हो गया, ठीक है, एलआईसी हो गया, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन हो गई, इकोनॉमिक पॉलिसीज के बारे में हो गया, सरकार के कार्यों के बारे में हो गया, ठीक है, प्लानिंग कमीशन के बारे में हो गया, फाइनेंस के बारे में हो गया, ऑडिट के बारे में हो गया, अकाउंट्स के बारे में हो गया, ठीक है, और लोगों की जो शिकायतें आती हैं उनके बारे में हो गया। तो जितने भी प्रशासनिक मंत्रालयों पर जो मतलब कि जितने भी जो एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्रीज थी सारी की सारी, उन सारी के सारी आधार पे, मतलब उन वहां से जो जो रिव्यू निकल करके आया, उनके आधार पे जो नवंबर 1977 में इस रिपोर्ट को संसद के समक्ष यानी कि प्रस्तुत किया जाता है। ये रिपोर्ट जो है नवंबर 1977 में प्रेजेंट की गई। ठीक है, और नवंबर 1977 में कौन बनता है देश का प्रधानमंत्री? मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई जो है वो देश के प्रधानमंत्री बनते हैं 1977 में। पहला नॉन कांग्रेस, पहले तो वो कांग्रेस में ही थे, लेकिन पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी वो उस समय पे। ठीक है, तो इसकी रिपोर्ट को याद रखना, कब प्रस्तुत की गई? 1977 में। सरकार किसकी थी उस समय पे? मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे, जनता दल की सरकार थी। ये आपको याद रखना। तो फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर ये सब चीजें थी। अब हम बात करते हैं सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के बारे में। सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म क्या कहता है? सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के अंदर क्या चीजें आती हैं? सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म जो है, पहली चीज तो ये कि वो बना कब? ये बनता है 31 अगस्त 2005 को, 31/8/2005 को। ठीक है, वही चीजें जांच करने के लिए जो ऊपर दी गई थी, वीरप्पा मोइली जो हैं उनकी अध्यक्षता में। वीरप्पा मोइली भारत के शायद जस्टिस रहे हैं, देख लेना एक बार कौन थे ये। वीरप्पा मोइली को इसके अंदर जो है अध्यक्ष बनाया गया, ठीक है, चेयरपर्सन बनाया गया। इनकी देख रेख में इसका खाका तैयार करना था।
ठीक है, तो कि देश के अंदर क्या हो सकता हो, इसकी बहुत रिपोर्ट है, ये बहुत फेमस, सेकंड एआरसी बहुत फेमस है। तो इसके अंदर लोग कौन कौन शामिल थे, एक तो वीरप्पा मोइली हो गए अध्यक्ष, दूसरे हो गए श्री रामचंद्र, ये भी एक सदस्य थे, फिर हो गए डॉक्टर एपी मुखर्जी, ये भी सदस्य थे, डॉक्टर ए एच कालरी, ये सदस्य थे, डॉक्टर जयप्रकाश नारायण, ये सदस्य थे। जयप्रकाश नारायण वो वाले नहीं, इंडियन थिंकर वाले जयप्रकाश नारायण नहीं, उनकी डेथ हो चुकी थी 1976 में, ठीक है, वो वाले नहीं है, ये अलग है। फिर श्रीमती विनीता राय, सदस्य की सचिव, ठीक है, ये इसके सेक्रेटरी के तौर पे काम कर रही थी। तो कुल मिलाकर कितने सदस्य हो गए, वही 2 4 5 सदस्य और एक अध्यक्ष, 6 लोगों की कमेटी फिर बनाई गई। तो आयोग से ये अनुरोध किया गया, उससे रिक्वेस्ट की गई कि वो सरकार के जितने भी हर एक लेवल पर देश के लिए एक एक्टिव, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिबल और एक टिकाऊ और एक स्किलफुल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उसको कैसे अचीव किया जा सकता, उसके बारे में सिफारिशें दे, उसके बारे में कुछ भी सजेशन दे। यानी कि हमें देश के अंदर हर एक लेवल पे जो है एक ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन बनाना है जो कि एक्टिव रहे, जो रिस्पॉन्सिबल हो, जो अकाउंटेबल हो, जो टिकाऊ हो, जो स्किलफुल हो, ये सब चीजें जहां पे हो, ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन बनाने के लिए आपको सुझाव देने वो कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो यहां पे कुल मिलाकर के इसने 15 रिपोर्ट पेश की, वहां पे 20 थी, यहाँ पे 20 रिपोर्ट आती है। वीरप्पा मोइली की अध्यक्षता में जो एडमिनिस्ट्रेशन बनता है, यहाँ पे 15 रिपोर्ट आई। ठीक है, तो इसमें पहली जो रिपोर्ट थी, यहां से क्वेश्चन आ सकता है कि इसकी पहली रिपोर्ट किस चीज को लेकर थी। तो इसकी पहली ही रिपोर्ट है सूचना का अधिकार, सुशासन हेतु सर्व कुंजी। ये पहली रिपोर्ट थी, पहली रिपोर्ट का ये शीर्षक है कि सबसे पहले जो हो वो आरटीआई देश के अंदर होनी चाहिए। ये पहली रिपोर्ट थी जो इसने शुरुआत में प्रेजेंट की, सबसे पहले दी। ठीक है, उसके बाद दी इन्होंने मानव पूंजी खोलना यानी हकदारी और शासन, एक अध्ययन, यानी कि ये ह्यूमन कैपिटल के ऊपर एक रिपोर्ट देते हैं, ह्यूमन कैपिटल के लिए। ठीक है, दूसरी रिपोर्ट देते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, यानी कि हमारी जो आपदाएं होती हैं, ठीक है, प्राकृतिक आपदा आ जाती है या कुछ और आ जाता है, तो उस डिजास्टर को कैसे फुलफिल किया जाए, वो आपको याद करना है। ठीक है, ये शीर्षक याद कर लेना आपको, फर्स्ट रिपोर्ट, सेकंड रिपोर्ट, थर्ड रिपोर्ट। फिर इसके बाद देते हैं फोर्थ रिपोर्ट में देते हैं कि एथिक्स इन एडमिनिस्ट्रेशन, एथिक्स इन गवर्नेंस, एथिक्स इन गवर्नेंस, गवर्नेंस में एथिक्स होना जरूरी है, या फिर मोरल गवर्नेंस भी कह सकते हैं आप इसको, मोरल गवर्नेंस होनी जरूरी है। इसके बाद देते हैं यानी कि लोक व्यवस्था, पब्लिक वेलफेयर के बारे में बात है, पब्लिक सिस्टम के बारे में बात है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि प्रत्येक के लिए न्याय, सभी के लिए शांति, यानी कि देश के अंदर जो हो वो सिक्योरिटी होनी चाहिए, देश के अंदर एक ऐसी व्यवस्था बने जहां पे जो है सभी लोगों को न्याय मिल सके और यहाँ पे जो पीस स्टेब्लिश की जा सके सोसाइटी के अंदर। फिर दिया इन्होंने छठा, स्थानीय शासन यानी कि लोकल गवर्नमेंट के लिए, लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, इसके बाद यानी कि इसमें पंचायतें आ जाएंगी, पंचायती राज आ जाएगा। फिर सातवां आया विवाद सुलझाने के लिए समता निर्माण, टकराव से समेकन तक। ये देखिए समाप्ति हो जाएगा यहाँ पे, टकराव यानी कि कोई भी जो डिस्प्यूट है, डिस्प्यूट को सुलझाने के लिए हमें जो है कैपेसिटी बिल्डअप करनी है। ठीक है, और वो कैपेसिटी ऐसी होनी चाहिए कि वो जिस जहां से डिस्प्यूट शुरू हुआ वहां से लेके उस डिस्प्यूट को खत्म करने तक की बात तक, इस तरह की एक रिपोर्ट पेश करते हैं। इसके बाद है आठवीं रिपोर्ट जो है वो है टेररिज्म का मुकाबला करना, कि टेररिज्म से कैसे निपटे। नवी रिपोर्ट थी जो सामाजिक पूंजी यानी कि सोशल कैपिटल, एक साझा नियति, सोशल कैपिटल के बारे में बात करता है। सोशल कैपिटल का मतलब होता है कि अ, जैसे मैं हूं, मेरी अपनी एक सोशल कैपिटल हो सकती है, आपकी अपनी एक सोशल कैपिटल हो सकती है, यानी कि सोसाइटी के अंदर जान पहचान, आपको कितने लोग जो है वो जानते हैं, आपके कितने लोग आपको फॉलो करते हैं, आपकी जो इमेज है वो किस तरीके की सोसाइटी में, वो आपकी सोशल कैपिटल बनती है। आपका बैकग्राउंड कैसा है, लोग आपकी बात को मानते हैं नहीं मानते हैं, आपको तवज्जो मिलती है या नहीं मिलती। इसके बाद आता है आपका कर्मिक प्रशासन का नवीनीकरण और नई ऊंचाइयों का मापन। ठीक है, ये वही चीज फिर पीछे वाली रिपोर्ट की तरह आ गई ये सारी चीजें। फिर अलग रिपोर्ट इसके अंदर ये आती है ई गवर्नेंस को बढ़ावा, द स्मार्ट वे
वो फॉरवर्ड, यानी कि हमने जो ई गवर्नेंस के बारे में अभी पढ़ा नहीं है, नीति आयोग के बारे में हमने अभी पढ़ा नहीं है, वहां पे हम गए नहीं है, सिटीजन चार्टर के बारे में अभी पढ़ा नहीं है, वहां पे जाएंगे, इन चीजों के बारे में बात की। इसके बाद बात करता है नागरिक केंद्रित प्रशासन, यानी कि सिटीजन सेंटर्ड एडमिनिस्ट्रेशन द हार्ट ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, ये कहता है कि जो प्रशासन है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वो नागरिकों नागरिकों को केंद्र में रखे हो, सिटीजन वहां पे सेंटर में होने चाहिए। सिटीजन अगर सेंटर में है तो वो उसको कहता है ये द हार्ट ऑफ गवर्नेंस, यानी कि गवर्नेंस का हृदय है वो। ठीक है, और फिर है भारत सरकार की संगठनात्मक संरचना, यानी कि भारत सरकार जो बनती है उसका जो संगठन, उसका जो ढांचा है, उसके बारे में एक रिपोर्ट देते हैं, वो कैसा है, क्या उसके बारे में हो सका। फिर 14वीं रिपोर्ट देते हैं वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को मजबूत करना, वित्तीय यानी कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को जो है उसको स्ट्रॉन्ग करना है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो मजबूत होना चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। फिर स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, इसके बारे में एक बात होती है, एक रिपोर्ट इसके बारे में। 15 रिपोर्ट ये, 20 रिपोर्ट उसकी, उसमें 537 सिफारिशें थी। ठीक है, 20 रिपोर्ट आई थी टोटल। 5 जनवरी 1966 को फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन बना था, 1977 में रिपोर्ट दी। मोरारजी देसाई उसके पहले अध्यक्ष थे, उसके बाद के हनुमंता बने। सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन बनता है 2005 में, 31 अगस्त 2005 को, और उसने जो है कुल मिला के 15 रिपोर्ट दी। ठीक है, वो 15 रिपोर्ट समय समय पे आती रही और लागू होती रही। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको याद कर लेना है। तो सरकार ने जो है 30 मार्च 2007 को तात्कालिक विदेश मंत्री श्री प्रणब मुखर्जी की जो अध्यक्षता में, प्रणब मुखर्जी जो हैं उनकी अध्यक्षता में जो है वो सेकंड एआरसी की सिफारिशों पर विचार करने के लिए, यानी कि जो सेकंड एआरसी ने, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग ने जो सिफारिशें दी थी, उन पर विचार करने के लिए, उन पे चिंतन मनन करने के लिए जो है, और उसके निर्णयों को लागू करने के लिए जितने भी मंत्रालय थे, जहां जहां से भी बातें आई थी और जिस जिसके रिगार्डिंग जो भी सजेशन आया था, ठीक है, उनको मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए, यानी कि उनको डायरेक्शन देने के लिए, उन सिफारिशों के क्रियान्वयन की गति की समीक्षा हेतु मंत्री समूह का गठन किया। यानी कि जितने भी एडमिनिस्ट्रेशन थे, उन एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर इनकी सिफारिशों को लागू करने के लिए जो है वहां पे गवर्नमेंट ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है, सरकार के मंत्रियों का एक उन्होंने समूह बनाया। ठीक है, वो एक ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर भी कह सकते हैं आप इसको, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, उनका एक ग्रुप बनाते हैं। वो इसकी जांच पड़ताल करेंगे, वो इसके ऊपर विचार विमर्श करेंगे जो सेकंड एआरसी ने जितनी सिफारिशें दी हैं। और उसके अध्यक्ष कौन बनाए गए? श्री प्रणब मुखर्जी। तो आपको ये बात याद रखनी है कि सेकंड एआरसी की सिफारिशों को अ, की या लगा लीजिए सेकंड एआरसी की सिफारिशों पर विचार करने के लिए कौन सा कमीशन बनाया गया था, उसको आप श्री प्रणब मुखर्जी कमीशन कह लें। ठीक है, और प्रणब मुखर्जी विदेश मंत्री थे, तो प्रणब मुखर्जी की अध्यक्षता में था वो। ठीक है, सभी मंत्रालयों से बातचीत करने के लिए। तो इसे जो है 21/8/2009 को केंद्रीय वित्त मंत्री की अध्यक्षता में दोबारा से फिर बनाया गया इसी को। ठीक है, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर, इसको दोबारा से जो है एक बार फिर से 21 अगस्त 2009 को जो हमारे केंद्रीय वित्त मंत्री थे, फाइनेंस मिनिस्टर, उनको उनकी अध्यक्षता में इसको बनाया गया फिर से, एक बार फिर से दोबारा से इसी चीज को, यही जो इसकी जांच पड़ताल के लिए। तो जो मंत्री समूह है उसने जो रिपोर्ट आई थी उसकी, 15 रिपोर्ट आई थी, 15 में से 13 रिपोर्ट पर अपना विचार दिया। 15 में से 13 जो रिपोर्ट है उसके ऊपर अपना जो है वो विचार देते हैं, उसके ऊपर अपनी बात कहते हैं। पहली चीज वो कहते हैं सूचना का अधिकार सुशासन हेतु, ये पहला प्रतिवेदन था। ठीक है, इसके ऊपर उन्होंने बात की, हाँ ठीक है इसको मान लिया। दूसरा, ह्यूमन कैपिटल को खोलना, यानी कि हकदारी और शासन, यानी कि यहां से बात निकल के आती है नरेगा। ठीक है, नरेगा नेशनल रूरल मिशन था ये हमारा, रोजगार गारंटी के लिए। ठीक है, ये दूसरा था हमारा, सेकंड रिपोर्ट थी ये। थर्ड था हमारा डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए, निराशा से आशा तक, इसके ऊपर इन्होंने बात की, इसके ऊपर उन्होंने अपना विचार विमर्श किया। फिर शासन में नैतिकता, मोरलिटी इन गवर्नेंस। ठीक है, ये चौथा प्रतिवेदन था। पांचवें प्रतिवेदन को छोड़ दिया गया, छठे पे आ गए, यानी कि स्थानीय शासन, छठा प्रतिवेदन। ठीक है, लोकल गवर्नमेंट के ऊपर। पांचवा कौन सा था, देख लीजिए एक बार, पांचवा कौन सा छोड़ा इन्होंने?
लोक व्यवस्था वाला छोड़ दिया, न्याय और लोक शांति वाला इसको छोड़ दिया। ठीक है, तो इन्होंने इसके ऊपर बात की। छठा आ गया विवाद सुलझाने के लिए, 6 नंबर यानी कि 7वें प्रतिवेदन पे बात की, 5वां छोड़ दिया था, तो छठा आ गया अभी। ठीक, छठे पे आए विवाद सुलझाने के लिए समता निर्माण, यानी कि डिस्प्यूट्स मैकेनिज्म के लिए जो बात की गई उसके ऊपर इन्होंने विचार किया। इसके बाद आता है सेवंथ, सेवंथ में आता है सीधा 12वां। ठीक है, 12वें के ऊपर बात की जाती है। तो यहाँ पे है नागरिक केंद्रित प्रशासन, हार्ट ऑफ गवर्नेंस। ठीक है, यानी कि सिटीजन सेंटर्ड एडमिनिस्ट्रेशन, द हार्ट ऑफ गवर्नमेंट, ये बात हुई। फिर इसके बाद है सामाजिक पूंजी, सोशल कैपिटल, ये साझा नियति 9वें प्रतिवेदन, 9th रिपोर्ट के ऊपर। फिर इसके बाद भारत सरकार की जो संगठनात्मक ढांचा है, जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जो इंडियन गवर्नमेंट का, उसका उसके बारे में बात की। ठीक है, उसके ऊपर चर्चा हुई। ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए उसके ऊपर चर्चा हुई। स्टेट और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जो चर्चा इन्होंने की। फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो सिस्टम है उसको मजबूत करने के लिए इन्होंने बात की। ठीक है, फिर इसके बाद है आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए, इसके ऊपर इन्होंने बात की। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के इन्होंने लिए हैं। ठीक है, इनके ऊपर इन्होंने बात की। इसके बाद आता है, ये दो एडमिनिस्ट्रेशन हो गए हमारे। इसके बाद आता है हमारा संथानम, भ्रष्टाचार निरोध समिति, एक ये भी कमीशन बना था। ठीक है, संथानम कमेटी बनी थी। ये किसके अगेंस्ट बनी थी? करप्शन को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, करप्शन को कैसे रोका जाए। तो समिति की जो स्थापना है वो की गई थी 1962 से 64 के बीच में, यानी कि 62 में स्थापना, 64 में रिपोर्ट आती है। ठीक है, इसमें क्या है कि भारत में जो भ्रष्टाचार है और जो नॉन बिहेवियरल और जो एडमिनिस्ट्रेशन के जो मामले हैं उनको संबोधित करना था, उसके बारे में इसको डिस्कशन करना था, इस संथानम कमेटी को, इसके बारे में कि करप्शन, नॉन बिहेवियरल मामले और जो एडमिनिस्ट्रेशन है भारत का, उसके बारे में इसको रिपोर्ट पेश करनी थी। ठीक है, इसके जो अध्यक्ष हैं वो थे के संथानम इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, समिति ने जो है जो सुझाव दिया वो दिया था कि जो हमारे सिविल सर्वेंट है, सिविल सर्वेंट का यानी कि आचरण, आचरण को संचालित करने के लिए नियमों का सुझाव दिया कि जो हमारे सिविल सर्वेंट बनते हैं, जो हमारे आईएएस बनते हैं, जो आईपीएस बनते हैं, जो आईएफएस बनते हैं, जो आईएएस बनते हैं, इन लोगों के लिए जो है एक आचरण, मतलब कि इनके व्यवहार को कंट्रोल करने के लिए नियम बनाने चाहिए, इसकी सिफारिश की। फिर इन्होंने क्या कि भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए यानी करप्शन को रोकने के लिए संथानम समिति ने सिफारिश की। ठीक है, तो इसने जो सिफारिश की उसके बल पे जब इन्होंने सिफारिश की कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जो है इसने सिफारिश की कि हमें एक केंद्रीय जांच ब्यूरो की स्थापना करनी चाहिए, यानी कि हमें सीबीआई बनानी चाहिए। तो सीबीआई किसकी सिफारिश पे आया? संथानम कमेटी की सिफारिश पे। और कब बन गया? 1 अप्रैल 1963 को। 1 अप्रैल 1963 को हमने केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई की स्थापना, क्राइम ब्रांच इन्वेस्टिगेशन, इसको हमने स्टेब्लिश कर लिया। ठीक है, और इसको स्टेब्लिश कैसे किया? गृह मंत्रालय ने इसको देखो, संसद ने स्टेब्लिश नहीं किया, इसको स्टेब्लिश किया था गृह मंत्रालय के प्रस्ताव के द्वारा। गृह मंत्रालय ने इसको बनाया। ठीक है, और जो हमारा कार्मिक मंत्रालय है, यानी कि जो हमारा पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है, उसमें इसको बाद में ट्रांसफर कर दिया गया। इसका ट्रांसमिशन जो है गृह मंत्रालय से बाद में सीधा जो पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन है उसके अंदर ट्रांसफर कर दिया गया। फिर इसके बाद है जो संलग्न कार्य की स्थिति का, सॉरी ये छोड़ दीजिए इसको। ठीक है, इसके बाद 1964 में जो है वो, यानी कि सतर्कता के क्षेत्र में, ठीक है, सतर्कता के क्षेत्र में एक और एजेंसी बनाई गई थी। सरकार की एजेंसी को सलाह देने और मार्गदर्शन करने के लिए जो संथानम समिति की सिफारिशों पर सरकार के द्वारा केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि एक विजिलेंस कमेटी बनाई गई। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन बना 1964 में। किसकी सिफारिश पे? संथानम कमेटी की सिफारिश पे। तो संथानम कमेटी की सिफारिश पे दो आयोग बन चुके हैं, दो चीजें बन चुकी हैं, एक बना है सीबीआई, दूसरा बना है सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। ठीक है, तो विजिलेंस करने के लिए जो है इसको बनाया गया। ठीक है, और करप्शन को रोकने के लिए वो सीबीआई को बनाया कि ताकि वो जांच अच्छे से कर सके। ठीक है, सीवीसी को बाद में जो है इसको वैधानिक दर्जा दे दिया गया। ठीक है, यानी कि इसको जो है एक विधान से पारित कर दिया गया। ठीक है, उससे जो है एक कानून बना दिया गया इसके लिए। तो समिति ने जो है मंत्रालयों के जो कानून हैं, नियम हैं, उनकी प्रोसेस है और उनके जो ट्रेडिशन है उनको व्यवस्थित या समीक्षा का सुझाव दिया,
कि इनको आप व्यवस्थित कीजिए, जितने भी मंत्रालय हैं, ठीक है? उनको व्यवस्थित करने के लिए अपना सुझाव दिया। क्यों? क्योंकि भ्रष्टाचार के जो जितने भी एरियाज़ हैं, जितने भी फ़ील्ड हैं और जितने भी तरीके हैं, उन तरीकों की पहचान की जा सके, कि करप्शन के जितने तरीके हैं, जितने एरिया हैं, उनकी पहचान की जा सके और उनको अच्छे से सोल आउट किया जा सके, ठीक है? यानी कि उनका उपचार करना है, यानी कि उनको ठीक करना है, भ्रष्टाचार को खत्म करने के जो भी सॉल्यूशन हो सकते हैं, वो हमें करने हैं। तो इसके लिए जो सभी जितने भी मिनिस्ट्रीज़ थी, सभी को ये बोल दिया गया कि कानून, नियम यानी कि लॉ, रेगुलेशंस, ठीक है? और जो प्रोसेस है और जो ट्रेडिशन है, उनको हमें एक प्रक्रियागत तरीके से, एक प्रोसीजरल तरीके से, सिस्टमैटिक तरीके से उनके लिए जो है हमें तैयार करना है कि हमें जो है जो करप्शन के जितने भी फील्ड हैं, जितने भी तरीके हैं, उनकी पहचान कर सकें हम, ठीक है? कानूनन तरीके से चीज़ें करनी है। अगर हम पहचान कर पाए तो फिर क्या है कि हम उनका सॉल्यूशन कर पाएँगे, कि हम उसको रोक पाएँगे करप्शन को, ठीक है? इसके बाद जो है अभी 2018 में भ्रष्टाचार निवारण संशोधन अधिनियम आया है कि भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए एक नियम बनाया गया है, ठीक है? इसमें क्या है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जो है सबसे पहले बना था 1988 में, कि करप्शन को खत्म करने के लिए नियम जो है 1988 में बना था, यानी कि करप्शन के विरोध का, यानी कि जो करप्शन में मिलेगा उसके खिलाफ एक कानून बना है जो कि 1988 में बना था। तो 1988 में जो नियम बना था उसको खत्म कर दिया गया, उसकी जगह अमेंड करके नया कानून आया 2018 में। इसमें क्या क्या कि सरकार की पारदर्शिता, पारदर्शिता मतलब कि ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी को बढ़ाने के लिए, भ्रष्टाचार को और अधिक कठोर अपराध बनाने के लिए, यानी कि जो करप्शन है, करप्शन को और ज्यादा, मतलब कि ये कहना कि करप्शन के खिलाफ ज्यादा मजबूती से खड़ा होने के लिए जो है उसको ज्यादा कठोर अपराध बनाने के लिए संशोधन किया कि करप्शन जो हो वो एक बड़ा अपराध माना जाएगा, ठीक है? इसीलिए गवर्नमेंट को जवाबदेही होगी, गवर्नमेंट जो हो ट्रांसपेरेंट रहेगी। इसके लिए नया नियम बना 2018 में संशोधन करके 1928 के अधिनियम में, ठीक है? मुख्य विशेषताएं क्या थी इस अधिनियम की? जो ये अधिनियम बना था इसकी मुख्य विशेषताएं थी, रिश्वत देना जो है, रिश्वत देना दंडनीय अपराध हो गया। पहले दंडनीय नहीं था, यानी कि पहले जो है उसके अंदर सजा नहीं होती थी। अब क्या हो गया? अब रिश्वत कोई भी देगा, ठीक है, घूस कोई भी देगा तो उसको जो सजा होगी। देने वाले को, लेने वाले को तो होगी ही होगी, देने वाले को। आपराधिक कदाचार को मतलब कि इसकी डेफिनेशन को दोबारा दिया गया कि करप्शन जो है वो क्या है, उसकी डेफिनेशन दोबारा दी गई यहाँ पे, ठीक है? जांच के लिए पूर्व अनुमोदन, यानी कि जांच के लिए जो है पहले अनुमति लेनी पड़ेगी। अब जांच करनी है तो उसके लिए अनुमति चाहिए, उससे पहले जो है आपको एक एप्लीकेशन लगानी पड़ेगी उसके लिए, ठीक है? फिर जो मुकदमा किसी ने किया है, किसी ने केस कर दिया, तो केस की समय सीमा निर्धारित की गई यहाँ पे कि किस समय सीमा में डिसाइड हो जाएगा, ठीक है? फिर जो भी यहाँ पे अपराध होगा, जो भी यहाँ पे दोषी मिलेगा, उसके लिए दंड की प्रक्रिया, दंड निर्धारित कर दिया गया कि किसको कितना दंड मिलेगा। वो अलग अलग चीजें हैं, किस किस चीज में कितना है, किस चीज में कितना, वो नहीं पूछी जाती। जरूरी है ये चीजें, ये जो 5 चीजें दी हैं यहाँ पे, इन 5 चीजों को याद रखना जरूरी है कि ये 5 चीजें क्या कहती हैं, ठीक है? तो ये करप्शन से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर कंट्रोल करने से रिलेटेड जो हैं, ये सब चीजें हैं हमारे पास। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन, सेकंड एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है, संथानम कमेटी, और फिर साथ में जो है ये न्यू जो करप्शन रोकने के लिए नया कानून जो बना है 2018 में, वो यहाँ पे ये 4-5 चीजें जरूरी हैं, ठीक है? पेपर में क्वेश्चन यहीं से बनते हैं ज्यादातर। देखिए, फर्स्ट एआरसी पेपर में आ चुकी है, सेकंड एआरसी भी आ चुकी है। अब पूछेंगे कहाँ से, जब सिलेबस में ही ये चीज दे रखी है तो सारी चीजें जो हैं वो यहीं से बन करके निकलती हैं। आगे वाले जितने टॉपिक आएंगे ना, क्वेश्चन वहीं से बनते चलेंगे। आगे आपका जब सिटीजन चार्टर आएगा, सिटीजन चार्टर से क्वेश्चन बनेगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट आएगा, वहां से क्वेश्चन आएगा। अ, जो आपका ओम्बुड्समैन इंस्टीट्यूशंस हैं उसके बारे में, लोकपाल लोकायुक्त के बारे में क्वेश्चन जो हो वहां से बनेगा। फिर आपका जैसे आरटीआई आएगा, आरटीआई से क्वेश्चन बन सकता है। लोकल गवर्नमेंट जो है उससे बन सकता है। फिर जो गवर्नमेंट की जो स्कीम आई हुई है उनसे क्वेश्चन बन सकता है। थ्योरेटिकल पार्ट खत्म हो चुका है, अब आपका फैक्चुअल पार्ट हुआ शुरू, ठीक है? अब फैक्चुअल पार्ट पे आप जा रहे हैं, ये सारा फैक्चुअल पार्ट था। इस यूनिट के अंदर कॉन्सेप्ट नहीं आते हैं, यहाँ पे फैक्चुअल क्वेश्चन आते हैं। तो अब आपके लिए ज्यादा जरूरी है क्लासेस, आपको हर एक को देखनी चाहिए। मैं देखता हूँ 2-3 दिन से जैसे यूट्यूब से क्लास चल रही थी,
तो कम देख रहे हैं आप लोग, ज़्यादा नहीं देख रहे। क्लास में से 15 लोग ही हैं जो कंप्लीट देख रहे हैं, ठीक है? 36 में से 15 हैं, यानी कि 21 नहीं देख रहे हैं सही से। तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि आप आराम से देखिएगा, कंप्लीट देखा करिएगा। समय वही रख रहे हैं जो क्लास का टाइम है। हमने समय तो नहीं बदला है कि कहीं टाइम बदल दिया हो आपके लिए, आपकी क्लास का नहीं बदला। 3 बजे है, टाइम वही है। आपका टाइम रात का 8 बजे था, तो 8 बजे ही रखा है, हमने कम नहीं किया टाइम को, ठीक है? तो आज के लिए इस क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं। कल वाली क्लास को जो है, कल दिन में एक बार अब कल वाली दिन वाली क्लास होगी, शाम वाली क्लास फिर आपको वही उसी तरह से यूट्यूब से मिलेगी कल वाली। और एक और बात, ये क्लास यूट्यूब पे नहीं आएँगी अब। मतलब कि ये जितनी भी फैक्चुअल क्लासेज़ हैं, जो आपके लिए आ रही हैं अभी, ये क्लासेस यूट्यूब पे आना जो है, उनमें से कोई 1-2 क्लास आ सकती है यूट्यूब पे, ठीक है? मैं घर से क्लास लूँगा, आपकी ऑनलाइन क्लास लूँगा, और अगर यूट्यूब पे भी डाल दी, तो यूट्यूब पे सिर्फ़ आप लोग देख पाएँगे, ऐसा सिस्टम लगाएँगे फिर वहाँ पे, और कोई नहीं देख पाएगा, ठीक है? या फिर मैं इसको आपको गूगल ड्राइव से आपको देखने के लिए दूँगा, ठीक है? क्योंकि ये पार्ट जो है, ये क्वेश्चन आने वाला पार्ट है, ठीक है? ये हम सिर्फ़ आपको दे सकते हैं, बाहर वाले बच्चों को नहीं दे सकते हैं, ठीक है? तो ये आप लोग पढ़ेंगे, यही यहीं से क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब सारा इम्पोर्टेंट पोर्शन है, सारा का सारा। तो आप लोगों को डेली ये क्लास देखनी है, बिल्कुल आराम से देखनी है बैठ कर के, ठीक है? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट।